नमस्कार, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में सबसे पहले बात लालू प्रसाद से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं। लालू के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज उनकी जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है और इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को 7 साल की सजा भी सुनाई है। लालू प्रसाद की ओर से इस मामले में आधी सजा पूरी करने और बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है। तो आज का दिन लालू प्रसाद के लिए बेहद अहम क्योंकि आज उनकी जमानत पर सुनवाई होने वाली है। दुमका ट्रेजरी से जुड़ा यह मामला है जिस पर आज सुनवाई होने। लालू प्रसाद फिलहाल बीमार है और रांची के रिम्स से उन्हें एम्स दिल्ली में इलाज के लिए ले जाया गया। वहां उनका इलाज चल रहा है। कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त है लालू प्रसाद और इस मामले में दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत की अर्जी उन्होंने दी है हाईकोर्ट में और कहा है कि वो बीमार है और आधी सजा भी वो पूरी कर चुके हैं। तो बेहद अहम आज का दिन लालू प्रसाद के लिए, शुक्रवार का दिन, और इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और भवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। भवन, कितना अहम माना जाए, क्या लालू को बेल मिलेगी या फिर इंतजार करना पड़ेगा? देखिए अनूप, लगातार इस मामले में सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है और जो 6 सप्ताह का समय दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद लालू प्रसाद की ओर से निचली अदालत के जो ऑर्डर आए थे उस ऑर्डर को हाईकोर्ट के समक्ष में दे दिया गया है और न्यायालय से ये गुहार लगाई गई है कि इस मैटर को अर्जेंट मैटर माना जाए और इसकी सुनवाई की जाए। आज लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर एक बार फिर सुनवाई होगी। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में 14वें नंबर पर ये लिस्टेड है और उम्मीद की जा रही है कि करीब 11 बजे के और 12 के बीच में इसकी सुनवाई होगी। सीबीआई ने भी अपना पक्ष रख दिया है और लालू प्रसाद की ओर से यही लगातार गुहार लगाई जा रही है कि उनकी जो बीमारियां हैं उसको देखते हुए और जो आधी सजा उन्होंने जो कंप्लीट किया है 44 महीने का, वो कहीं ना कहीं एक वैलिड रीजन बताते हुए ये कहा गया है भुवन, कि अभी हालात जो है लालू प्रसाद बीमार है और मानवीय संवेदना कह सकते हैं या फिर मानवीय आधार पर भी बेल की गुंजाइश की जा सकती है क्या, ऐसा लग रहा है? देखिए पिटीशन में तो ये भी कहा गया है कि उनकी जो उम्र है और जो बीमारियां हैं इसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट इस पर विचार करे और जो आधी सजा उन्होंने जो दुमका ट्रेजरी से जुड़े हुए मामले में जो पूरा कर दी है, यानी कि 44 महीने का वो वक्त जो है वो पूरा कर लिया है, इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जो सीबीआई की जो विशेष अदालत ने जो फैसला सुनाया था उसकी कॉपी भी हाईकोर्ट के समक्ष में रख दी है। तो अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है। चलिए भुवन, आप नजर बनाए रखिएगा। जब 11 बजे इस मामले में सुनवाई होगी तब भी आपसे अपडेट हम इस खबर पर लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर बिहार में सियासी हलचल के बीच एमआईएम के सभी 5 विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधायक सीमांचल के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। सभी ने नीतीश कुमार को बेहतर नेता बताया। हालांकि किसी सियासी मतलब निकाले जाने से फिलहाल तमाम लोगों ने इनकार किया है। विधायकों का दल बदल का खेल चल रहा है, उस बीच में अगर एमआईएम के 5 विधायक नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं तो वाकई बात गंभीर हो जाती है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। अख्तरुल ईमान साहब हैं विधायक दल के नेता। अख्तरुल जी, एकाएक जो आपसे मुलाकात नीतीश कुमार से, इसका मतलब क्या समझा जाए? अच्छा, मुलाकात एकाएक नहीं करते तो क्या संदेशा भेजते? अरे हम एमएलए हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, किसी वक्त भी मुलाकात कर सकते हैं। तो बहुत तरह के कयास लग रहे हैं, कयास ये भी लग रहे हैं कि इस वक्त 5 विधायकों की मुलाकात। तो भाई हम लोग 5 विधायक हैं, मजबूत हैं, चट्टान हैं और सीमांचल के समस्याओं को, बिहार के दलित, महरूम, वंचित तबके के हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। नीतीश कुमार के प्रति आपकी राय क्या है? नीतीश कुमार जी के प्रति क्या राय है? नीतीश कुमार जी वो हैं, मुख्यमंत्री हैं बने हुए। जब जिनसे बात उनकी बन जाती है उनको लेकर अपना गद्दी बना लेते हैं वो। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार के प्रति आप लोग सॉफ्ट रुख रखते हैं। क्या भविष्य में ऐसा भी संभावना है कि नीतीश कुमार के साथ आपके पार्टी के विधायक जो भी लोग हों, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं, बिहार की जनता हो, दूसरी पार्टियों के लोग हो, बीजेपी के बिल मुकाबले में
जहां बहुत कोई काला कलोटा हो तो सांवला भी वहां घोड़ा लगता है। तो बीजेपी के बिलमुकाबिले में नीतीश जी तो सांवले लगते हैं, काले तो नहीं लगते हैं बीजेपी की तरह। अगर नीतीश कुमार जी को जरूरत पड़ेगी हम लोग साथ हैं उनके, चूंकि वो विकास किए हैं बिहार में, ये दिखता भी है, लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। हम लोग की समस्याओं को भविष्य में आप संभावनाओं का द्वार खोल के रखे बैठे हैं। नहीं, ऐसा अगर होगा तो वक्त आएगा, देखा जाएगा। देखिए, राजनीति में तो किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो हम लोग की मुलाकात हुई, जो सीमांचल की जो मूलभूत समस्याएं हैं, अभी भी हमेशा सीमांचल के साथ अनदेखी हुआ है। और इस बार जो हम 5 लोग आए हैं, पांचों आसपास पड़ोस के ही हम लोग हैं, और हम लोग की कोशिश होगी कि इतने वर्षों से जो सीमांचल के साथ अनदेखी हुई है, हम लोग सीमांचल को इंसाफ दिला पाए। एमआईएम विधायकों के नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू ने जहां एमआईएम विधायकों का स्वागत किया तो वहीं विपक्ष से जेडीयू और बीजेपी के बीच शह और मात का खेल बता रहा है। नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर हैं जिनके इर्द गिर्द सभी लोग जमा होना चाहते हैं। एमआईएम वालों का बहुत खुले दिल से हम इस्तकबाल कर रहे हैं, और वो अगर चाहते हैं कि बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोग आगे बढ़ें, सीमांचल की तरक्की हो, किशनगंज की तरक्की हो, उनका स्वागत करेंगे और वो नीतीश कुमार के काफिले में शामिल हो, कारवां में शामिल हो जाएं। बहुत खुशी की बात होगी। मैं समझता हूँ बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर आने वाला लगता है। जिस तरह से बीजेपी जदयू के बीच में सहमत का खेल चल रहा है, वो कहीं न कहीं सरकार के क्रियाकलापों पे तो असर डाल ही रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जेडीयू बीजेपी में इस बात की होड़ लगी है कि कौन कितना ताकतवर है। भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार, ये हमेशा जो है दूसरे के पार्टी को तोड़कर वह जो है सत्ता पर बैठने का काम करते हैं। और इतने दिन 15 सालों के बाद भी तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार जी बने हैं। वह भारतीय जनता पार्टी को औकात में लाना चाहता है, एक एक विधायक को जोड़ करके हम भी मजबूत हैं। आज किसी न किसी कारणवश जो है ओवैसी जी की पार्टी के सभी विधायक उनसे मिलने गए होंगे। हो सकता है कि विकास के मामलों पर, सीमांचल के मामलों पर गए होंगे, लेकिन ये अफवाह उड़ाएंगे कि हमसे मिलने के लिए आए थे और हमारी पार्टी में आ रहे हैं। सीतामढ़ी के बथनाहा के विधायक अनिल कुमार ने बीपीएससी की परीक्षा पास की है। इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद अनिल कुमार सरकारी नौकरी में भी रहे और प्राइवेट कंपनी में भी काम किया, लेकिन अब उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पास की। सियासत और पढ़ाई में वो कैसे तालमेल बिठाते हैं, इस बारे में उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इंजीनियर, फिर विधायक, फिर अधिकारी, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, अधिकारी रहे या फिर विधायक बने। अभी हम आपको क्या बोले, अधिकारी बोले या फिर नेता बोले? अभी तो फिलहाल मैं एक पॉलिटिशियन ही हूँ, एक विधायक हूँ। विधायक बनकर के सेवा कर रहा हूँ मैं अपने विधानसभा का। जी, तो बने रहेंगे विधायक या फिर अधिकारी बन जाएंगे? अब बिल्कुल सर, विधायक तो बने ही रहना है, क्योंकि जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त ये कन्फर्म था कि मैं मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा। वो तो इतना वक्त कैसे मिल गया? आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की, बीटेक भी की, आपने नौकरी भी की, तो उस बीच में इतना मौका कैसे मिल गया? हाँ, एक्चुअली इसके पीछे भी सर बहुत संघर्ष है। 2012 में मैंने बीआईटी मिश्रा से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हासिल किया। उसके बाद से लगातार मैं नौकरी में रहा, सरकारी नौकरी में भी रहा, कुछ दिन फिर प्राइवेट में भी रहा, और उसको रहते हुए और उससे थोड़ा सा समय निकाल करके मैं सेल्फ स्टडी करता था, क्योंकि मैं परिवार से भी उस तरह से सक्षम नहीं हूँ। इंजीनियरिंग का भी पढ़ाई कर लिया आपने, फिर बीच में बीपीएससी भी दे दिया, तो ये समझ नहीं आया लोगों के लिए बहुत हैरानी की बात है, और सबसे युवा विधायक भी बन गए। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और अब मैं जब पहली बार विधानसभा आया था तो बड़ा गौरवान्वित मैं हुआ, और हमारे लिए तो ये जगह बड़ा अजीब था, क्योंकि कहाँ मैं एक नौकरी पेशे में था और यहाँ आया तो बहुत एक मन को सुकून भी मिलता है। और अब जो है लक्ष्य है सेवा करने का एक तो बिल्कुल आप सेवा करने का लक्ष्य है, लेकिन आप अधिकारी भी है, अधिकारी रहकर भी आप सेवा कर सकते हैं, तो नेता बनकर क्यों? हाँ बिल्कुल, यहाँ जो है सर एक अधिकारी का दायरा जो है वो सीमित होता है। मान लीजिए मैं एसडीओ अगर बनता हूँ तो उसका लिमिटेड दायरा है, उसी दायरे में रह करके सेवा किया जा सकता है। अभी क्या है कि मैं एक विधायक हूँ तो हमारा दायरा बड़ा है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अररिया के रानीगंज में वृक्ष वाटिका और कुशियार गांव में जैव विविधता पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्क में बंबू टिश्यू कल्चर लैब तैयार हो जाएगा, जो वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थियों और शोध शोधार्थियों के लिए लाभदायक होगा। अररिया को उन्होंने प्राकृतिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की बात कही है।
प्रयोगशाला का निरीक्षण कर रहा था और बैम्बो टिश्यू कल्चर का एक बहुत बड़ा केंद्र सिर्फ बिहार का नहीं, ये भारत का बनने जा रहा है और मुझे लगता है आगामी 2-3 महीने में चालू हो जाएगा। और इस लैब में अपने TNB विश्वविद्यालय के, ये भागलपुर विश्वविद्यालय के हमारे प्राध्यापक भी हैं और उनके साथ स्कॉलर्स भी है जो इन सारी चीज़ों को देख भी रहे हैं और इसके विकास के लिए अपने विभाग से जो भी संभव होगा हम करने वाले हैं। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा सीमांचल का एसेट है। पूर्णिया के शहरी इलाके में 1989 से जमीन का लगान नहीं कट रहा है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। साथ ही सरकार को करोड़ों के रेवेन्यू का नुकसान भी हो रहा है। 2 साल पहले सरकार ने लगान वसूली का आदेश दिया था, लेकिन नियम इतना पेचीदा है कि आम आदमी परेशान है और इसका फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। करीब 2 साल से हजारों आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। लोग अंचल ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन काम है कि होता ही नहीं है। पालिका नगर निगम की रसीद, MS खतियान, विक्रेता की केवाला की छाया प्रति, विक्रेता की नगर पालिका की रसीद की छाया प्रति, 9 चीज़ मैंने लगाया। इसके बाद कहा कि खतियान पर में नहीं आता है, फिर से MS खतियान ओरिजिनल निकाल करके यहाँ पर जमा किया, जिसका रिसीविंग हमारे पास है 23/11/2020 को। लेकिन अभी तक दौड़ रहे हैं 17/10/2019 से, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 2 साल से हम भी दौड़ रहे हैं यही रेंट फिक्सेशन के लिए और हमेशा ऑफिस कभी बंद, कभी कुछ 10 दिन में आइए, 15 दिन में आइए। ये बहुत लगभग हजारों लोगों का है। ये हेडक्वार्टर का अंचल है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो जिले के बाकी अंचलों की तुलना में काफ़ी अधिक यहाँ पे रहता है और नगर निगम के भी 46 वार्ड होने के कारण यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होता है। इसके बावजूद सदर जो DCLR हैं उनको निर्देशित किया गया है और उन्होंने एक चेक स्लिप भी बनाया है ताकि लगान निर्धारण हो या जो ऑनलाइन म्यूटेशन है, LPC जो निर्गत किया जाता है, इन सारी प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। जमुई मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव के लोग पक्की सड़क के इंतजार में हैं। जिला मुख्यालय जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है, गांव तक गाड़ी नहीं आ पाती, जिससे शादी ब्याह के साथ बीमारी के वक्त लोगों को काफी परेशानी होती है। गांव के लोगों का कहना है कि नेताओं से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई गई, लेकिन कोई फायदा अब तक नहीं हुआ। सदर प्रखंड के ठेगुआ पंचायत के लठाने गांव के लोग जो एक तरफ नदी और दूसरे तरफ दूसरी नदी के बीच में घिरे हुए हैं, आज़ादी के बाद ये लोग सड़क की मांग कर रहे हैं और नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला। ऐसे में परेशानी है। लगभग 2000 की आबादी है और 500 से ऊपर घर है, लेकिन परेशान है लोग आवागमन सुविधा को लेकर। देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो उलाई नदी है, उलाई नदी में लोग किसी तरह से नदी पार करके आवागमन शहर जाते हैं या फिर प्रखंड मुख्यालय जाते हैं या फिर जिला मुख्यालय जाते हैं। हजारों लोग रहने के बावजूद भी हम लोगों को आवागमन माने आने जाने के लिए काफ़ी कठिनाई है, क्योंकि हम लोग नदी के जस्ट बगल में हैं और नदी पर ना पुल है और नदी के किनारे से जो दूसरे गांव होकर के हम लोग को मेन देवघर जमुई रोड में पकड़ने का अप्रोच पथ है। ये लठाने का एक टोला है, गांव है जो महादलित दलित बस्ती है और यहाँ पर उन्हीं की आबादी है, लेकिन इन तक अभी तक आवागमन की सुविधा नहीं मिली। जबकि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई जाती हैं ताकि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए। ऐसे में इन लोगों की परेशानी है कि दशकों से ये लोग परेशान हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए अल्पसंख्यक समाज भी दान दे रहा है। मोतिहारी के मुस्लिम समाज के लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दान दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने समर्पण निधि देने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोगों को खुद कूपन कार्ड कर दिया। तो वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि देश में भाईचारा बना रहना चाहिए। हमारे शहर वासी शहर के अंदर जितने अल्पसंख्यक भाई हैं, बड़ी उदारता से आज राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अर्पित किया है। मैं इसके लिए आभारी व्यक्त करता हूँ कि हमारे शहर के अंदर हमारे मुस्लिम भाई भी बड़ी संख्या में समर्पण निधि अर्पित कर रहे हैं। जो रसीद हम रखे हुए हैं ये राम मंदिर के तामीर के लिए, यानी उसको बनाने के मद में हम दिए हैं, इसका ये हम
कि ये इख्तितामी हो और इसमें जो अपना पूजा पाठ और होता है वो काम सही तरीके से एकदम स्वेच्छा से दे रहे हैं, क्योंकि राम तो पूरी धरती के लिए है, न भारत के लिए न हिंदुओं के लिए, पूरे दुनिया के तमाम मानव के लिए। स्वेच्छा से आप लोग राम मंदिर एकदम और राम मंदिर का तो भव्य बनना ही चाहिए मंदिर, क्योंकि भारत का अस्तित्व राम से जुटा हुआ है। मुंगेर में विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। मामला बरियारपुर थाना क्षेत्र में घोरघट पुल के पास का है। NH 80 पर सफारी गाड़ी से यह शराब जब्त की गई है। इस मामले में 2 युवक और 1 महिला को पकड़ा गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की। गाड़ी पर कल्याणपुर निवासी रघुवंश सिंह उर्फ मंटू सिंह और उसकी पत्नी परिनीतम सिंह के साथ जलालाबाद असरगंज थाना निवासी देवोत्तम कुमार कौशिक भी सवार थे। दोनों पति पत्नी पहले भी जेल जा चुके हैं। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग ने अहियापुर के एक गांव में छापेमारी कर देसी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और शराब भट्टी को यहां ध्वस्त भी किया। बताया जा रहा है कि उपेंद्र सैनी और किशोर सैनी नाम के 2 शख्स शराब फैक्ट्री चला रहे थे। कार्रवाई की भनक मिलते ही दोनों मौके से फरार हो गए। शराब को जमीन में गाड़कर छिपाया गया था, जिसे नष्ट कर दिया गया है। साथ ही शराब बनाने की सामग्री को भी यहां नष्ट किया गया है। हटाओ ना सब। गोपालगंज में अपराधियों ने सोना कारोबारी की हत्या कर दी। मृतक का नाम लक्ष्मण सोनी है, जो दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली मार दी। हत्या की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस के हाथ कोई सुराग भी नहीं लगा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। माझा बाजार में व्यापारी लक्ष्मण शाह अपने दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से अपने पुत्र के साथ जा रहे थे घर। उनका घर है लंगटू हाता और रास्ते में अज्ञात 2 अपराधकर्मी द्वारा ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से पीछा करके गोली मारते हुए भाग गया है और तत्काल उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जा रहा था। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और प्रोफेसर अजफर शम्सी पर जानलेवा हमला मामले में हर पल नया मोड़ आता जा रहा है। पटना के पारस अस्पताल में इलाज करा रहे अजफर शम्सी ने अपने फर्द बयान में जमालपुर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ललन प्रसाद सिंह और पूर्व आईटीसी कर्मी राजकिशोर प्रसाद यादव के साथ 4 अज्ञात लोगों का नाम लिया। फर्द बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और प्रभारी प्राचार्य ललन प्रसाद सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर प्रभारी प्राचार्य के परिजनों की माने तो अजफर शम्सी के साथ कॉलेज में जो विवाद था उसे सुलझा लिया गया था और दोनों कॉलेज में बातें भी करते थे। ललन प्रसाद के परिजनों ने कॉलेज के एक प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार पर साजिश का आरोप लगाया। फंसाया जा रहा है, कहीं न कहीं लग रहा है कॉलेज के स्टाफ का चाल है। कौन है कॉलेज का स्टाफ का चाल? एक पोद्दार है। क्यों, आखिर क्यों? प्रमोशन लेके मैं प्रिंसिपल बन सकता हूँ। तो विवाद भी हुआ था कुछ? कोई विवाद नहीं हुआ। देखिए, अभी तक जो उनका बयान हुआ है, जो अभी तक हम लोगों ने अभिलेख, कल हम लोग गए थे, कॉलेज गए थे, जमालपुर कॉलेज भी गए थे और जो हम लोगों की बात हुई है कुलपति महोदय मुंगेर यूनिवर्सिटी से, तो जो ये प्राथमिकी अभियुक्त है ललन प्रसाद सिंह है, इनका वर्ष 2018 में ही ट्रांसफर हो गया था एसआरके कॉलेज बरबीघा शेखपुरा में। लेकिन किसी भी कारण, जो भी कारण रहा हो, ये वहाँ पे योगदान नहीं दे रहे थे। इसी के बीच में जो पीड़ित हैं प्रोफेसर शम्सी हैं, इनके द्वारा काफ़ी पत्राचार वगैरह किया गया था, जिसके और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, वित्तीय अनियमितता का कॉलेज में, जिसके कारण अप्रैल 2020 में मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रिंसिपल हैं, प्राथमिकी अभियुक्त हैं, उनके सभी जो वित्तीय पावर्स हैं उनको सीज कर लिया गया था। इधर लखीसराय में हथियार तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। सूर्यगढ़ा के राहटपुर दियारा में छापेमारी के दौरान मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। पुलिस ने अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने वाले सामान के साथ 6 लोगों को दबोचा है। अगर ये पिस्टल तैयार हो जाते, अपराधियों के हाथों तक पहुंच जाते, तो क्या होता आप बखूबी समझ सकते हैं। लखीसराय के राहट दियारा इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। दियारा इलाके में 6 जगहों पर ये हथियार बनाए जा रहे थे। गन बनाने के लिए फैक्ट्री में जो सामान बरामद हुए हैं
उसे भी गौर से देखिए। मतलब दियारा इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बनाने का खेल चल रहा था। पुलिस के मुताबिक अवैध गन फैक्ट्री में बने इन हथियारों को पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली और दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जा रहा था। इसमें जो एक खास महत्वपूर्ण बात आ रही है, जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के, ये अंतर्राज्यीय और अंतर जिला गिरोह इसमें इन्वॉल्व है, तो एक बहुत बड़ी सफलता है। इसमें इसी क्रम में जो 6 कारीगर और जो राजा सिंह है जिसके यहाँ पे काम हो रहा था, जो मास्टरमाइंड है, ये इन 7 की गिरफ्तारी हुई है। गन फैक्ट्री का सरगना राजा सिंह समेत 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि गन फैक्ट्री के तार और कहां-कहां से जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस की इस कामयाबी से निश्चित तौर पर अपराधियों का बड़ा सिंडिकेट ध्वस्त हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और नमस्ते बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।